हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो थियरी पार्ट है रिजोल्यूशन का वो कवर अप करेंगे। यहाँ पे अब तक हमने केसेस किए थे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के केसेस रिजोल्यूशन में। तो अब तक हमने 1 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट का कल हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था। अब हम जब केस करेंगे इसके बाद में तो वहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे। तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्लोज करना होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या सिस्टम है, तो वो ये सब पहले हम थियरी में पार्ट में कवर अप करेंगे ताकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव काइंड के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इजीली अटेम्प्ट करने में भी बेनिफिट मिलेगा, तो आपको आउट ऑफ स्कोर करने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे इफ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, अगर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं देन द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, तो फिर उससे क्या होगा कि तीसरी पार्टी की लायबिलिटीज कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पेड, तो उनकी लायबिलिटीज भी पे हो पाना मुश्किल हो जाएगा। कौन देगा? अगर सारे मतलब मान लीजिए 3 पार्टनर और तीनों के तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर है ना ये जो थर्ड पार्टी होती है जैसे क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, तो इनका जो पेमेंट है वो कौन करेगा? तो वो तो नहीं हो पाएगा। वो इट इज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा पेमेंट हो पाएगा क्या। तो इस केस में ऑल कैश अवेलेबल, तो जो भी कैश होता है फर्म के पास में अवेलेबल होता है टुगेदर विथ वॉट एवर कैन बी रिकवर्ड, और उसके साथ अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रिकवर हो पाता है प्राइवेट स्टेट से पार्टनर्स के, तो उन सबको मिला के विल बी पेड टू द, वो सब मिला के फिर बाद में थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएगी। आफ्टर द, वो भी कब पे ऑफ होती है थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज भी? उससे पहले है ना एक्सपेंसेस होते हैं जो रियलाइजेशन को, मतलब ये रियलाइज करने के लिए, जो अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, जो एसेट्स को बेचने के टाइम पे और जो भी खर्चा होता है छोटा मोटा, वो सारा खर्चे का पेमेंट होने के बाद में जो बचा कुचा अमाउंट जो कैश अकाउंट में कैश अवेलेबल होता है बैंक में या कैश अकाउंट में पैसा होता है, तो वो थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज को पे करने में काम आता है। तो इसमें यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा फुल पेमेंट हो पाए, ना भी हो पाएगा। तो इसके बारे में अभी द रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी प्रिपेयर, रियलाइजेशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है एज यूजुअली हम प्रिपेयर करेंगे, बट थर्ड पार्टी लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर। तो लेकिन इस केस में जो थर्ड पार्टीज की जो लायबिलिटीज होती है वो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉर विल पेमेंट टू द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट तो हम ऐसा का ऐसा बनाएंगे एज यूजुअल, लेकिन जो थर्ड पार्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जो अब तक हम क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल जो लिख रहे थे वो वहां पे हम नहीं लिखेंगे, एंड नॉर विल पेमेंट टू थर्ड पार्टी लायबिलिटीज बी डेबिटेड टू दिस अकाउंट, और ना ही उनको जो पेमेंट करेंगे हम, मतलब जो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होगा, बिल्स पेबल को जो पेमेंट होगा, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंडर में नहीं आएगा। उसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन जो एसेट्स रिलेटेड हैं, किसी ने टेक ओवर किया है कोई एसेट या एसेट्स को रियलाइज किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। लेकिन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जैसे हमने एग्जाम्पल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती है उनसे रिलेटेड ना तो पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन में आएगी, क्योंकि अब तक हम कर रहे थे रियलाइजेशन में, लेकिन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट केस में हमें नहीं करना है और ना ही उनका अमाउंट हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आप सम्स करोगे तो और अच्छे से समझ में आने ही वाला है आपको। द लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी ट्रांसफर्ड, और फिर उसके बाद में जो भी लॉस होता है रियलाइजेशन का वो हम है ना उनके रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको दे दिया जाएगा। एंड द अवेलेबल कैश, उसके बाद जो बचा हुआ कैश होता है शुड बी देन पेड टू द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को पे करने में किया जाएगा इन देयर लायबिलिटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेटमेंट देखिए इंपॉर्टेंट है कि द अवेलेबल कैश शुड बी देन पेड टू, मतलब अवेलेबल मान लीजिए 10,000 का बैलेंस है कैश अकाउंट में, 10,000 डेबिट साइड में है, मतलब बैलेंस है कैश 10,000 का, लेकिन अब आप देखोगे कि है ना 10,000 है और है ना लायबिलिटीज में मान लीजिए एग्जाम्पल में बिल्स पेबल है 5,000 का,
और क्रेडिटर्स हैं आप मान लीजिए 7,000 का, और तो आप देख रहे हो 7,000 प्लस 5,000 तो 12,000 हो जाता है, लेकिन कैश तो फर्म के पास अवेलेबल है ओनली 10,000। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप वो 10,000 बिल्स पेबल वाले को और क्रेडिटर को उनकी लायबिलिटी रेशियो में जो 7:5 का रेशियो निकलेगा उसके अंदर में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो है ना क्रेडिटर्स बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरे को तो मेरा पूरा 7,000 दे दो, बिल्स पेबल वाले को 3,000 ही दो। उस तरीके से नहीं होगा, आपको लायबिलिटी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर बाद में जो बचा कुछ जो नहीं रिसीव, जो वो लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वाले को नहीं मिलेगा, तो वो है ना रिमेनिंग वो अनपेड होता है ना, जो अनपेड अमाउंट वो है ना ट्रांसफर हो जाता है डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे हम एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे और थर्ड पार्टी वालों का भी अकाउंट बनाएंगे, बिल्स पेबल अकाउंट बनेगा, अगर दिया है बिल्स पेबल तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा अलग से। तो इस तरीके से हमको बनाना होगा। एंड द फाइनल बैलेंसेस, और जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, शुड बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, वो भी है ना उनके डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और 10 द बुक विल बी क्लोज, और उसके बाद में बुक क्लोज होगी। तो यूजुअली हम क्या कर रहे थे, कैश नहीं तो बैंक अकाउंट को क्लोज कर रहे थे, राइट, वो हमारा बैलेंस एडजस्ट कर रहा था, बैलेंस मतलब टैली हो रहा था। अब क्या होने वाला है, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो हमें ना डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना है, वो हमारा टैली होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको करना होगा। तो इसकी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स मतलब इसकी जो जर्नल एंट्रीज है फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटीज, जब हम लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो लायबिलिटीज अकाउंट, तो यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू कैश एंड बैंक, जो उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, जो कैश एंड बैंक जो अनपेड अमाउंट पेड होता है, मतलब हम पे करते हैं वो अमाउंट, यहाँ पे जो अनपेड अमाउंट पेड का मतलब यहाँ पे जो अमाउंट हम उनको पे करते हैं वो आना चाहिए, अनपेड अमाउंट नहीं, अमाउंट पेड, या अनपेड यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इससे आपको कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा। टू कैश एंड बैंक अकाउंट अमाउंट पेड, जो अमाउंट पे होता है वो, फिर टू डेफिशिएंसी अकाउंट लिखते हैं, जो अनपेड अमाउंट होता है, जो अमाउंट हम पे नहीं करते हैं उसे हम अनपेड अमाउंट बोलते हैं, नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू पे, तो ये अनपेड अमाउंट आपका आएगा। यहाँ से ये आपको अनपेड कैंसिल कर देना आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो बिंग लायबिलिटीज पेड, तो इसका मतलब लायबिलिटीज पे हो गई, एंड रिमेनिंग अमाउंट, और बचा हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है जो अनपेड अमाउंट रह गया नहीं पे कर पाए उसको ट्रांसफर करना होगा हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में, और डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा। तो इसकी जब आप इसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो कैश एंड बैंक के कॉलम में आप है ना बाय लायबिलिटीज लिखोगे, एंड डेफिशिएंसी के उसमें अकाउंट में भी आप बाय लायबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे अनपेड अमाउंट। तो इस तरीके से होगा। देन यहाँ पे सेकंड दिया फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, मतलब क्लोज करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद, सबसे पहले होगा रियलाइजेशन ही क्लोज, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे और वहां पे जो भी है ना बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। अब तक क्या हो रहा था, हम कैश नहीं तो बैंक अकाउंट में डाल रहे थे उसको, अब वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो भाई हु विल बॉर्न देयर डेफिशिएंसी, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में सारा जाएगा। तो इस केस में हमको जर्नल एंट्री, तो डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इस तरीके से आपकी एंट्री, जर्नल एंट्री का नरेशन आपको लिखना होगा। देन अगर है ना रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर से कुछ रिकवर हो पाता है, कुछ अमाउंट मान लो दे पाते हैं, तो इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय द फर्म, अगर उससे कुछ रिकवर कर सकती है तो एंट्री होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जैसे हम यूजुअली कर रहे थे उसी हिसाब से होगा। एंड उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर, तो उसको किस तरीके से आपको करना है, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड बिफोर, तो आपको ये है ना पॉइंट्स याद रखने होंगे जब आप कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांसफर सन्ड्री एसेट्स टू, मतलब ये प्रोसीजर है आपको ये सम करने का। ऑल पार्टनर्स की डेफिशिएंसी, ऑल पार्टनर्स के इंसॉल्वेंट का केस है, सबसे पहले ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपके ना लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, अभी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगी। उसके बाद में सेकेंड जो आपका स्टेप है, इसको आप लिख सकते हो कि स्टेप्स टू बी फॉलोड, इसके लिए आप हेडिंग दे सकते हो स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा, डोंट ट्रांसफर आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना है आपको।
आपको ओपन करना है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अकाउंट ओपन करना होगा। जैसे अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करो, लेजर अकाउंट सेपरेटली, बिल्स पेबल का सेपरेट लेजर अकाउंट ओपन करो, बैंक लोन है तो बैंक लोन का सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना है लेजर अकाउंट, और वहां पे आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इनके बैलेंसेस लिखोगे। उसके बाद में आपको ओपन करना होगा डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करना होगा एंड ट्रांसफर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस होगा वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके साथ साथ जो अवेलेबल कैश होगा कैश अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को। इफ दीज आर मोर देन, अगर उनसे ज्यादा उनकी लायबिलिटीज होती है तो उनके ड्यू प्रोपोर्शन में उनको ट्रांसफर होगा। जैसे क्रेडिटर्स यहाँ पे 30,000 एंड बिल्स पेबल 20,000 दिया, इन दिस केस द अवेलेबल कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूट, तो जो भी कैश उनके पास अवेलेबल है वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको लायबिलिटी रेशियो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज रेशियो। सो द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज आर डिस्चार्ज ओनली अप टू द पॉसिबल लिमिट, तो यहाँ पे ऐसे पूरा को पूरा उनको मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा वो नहीं है, तो पॉसिबल जितना लिमिट में है वो उनको रिसीव हो जाएगा, फुल्ली रिसीव नहीं होगा। तो 3:2 के भाई दोनों हकदार है, दोनों को मिलना चाहिए, दोनों भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है, तो इनके फिर क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। जो 30,000 है इसके सारे 4 जीरो उड़ा दिए यहाँ से, और यहाँ से भी 4 जीरो उड़ा दिए, तो 3:2 का रेशियो में उनको मिल जाएगा कैश जो बैलेंस है फर्म के पास। तो इस तरीके से हमको करना होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हम कैसे प्रोसीजर करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप, तो इसको आप स्टेप करके हेडिंग दे सकते हो, स्टेप्स करके लिख लेना है और हम सॉल्व करेंगे। मुझे पता है डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, हाँ इसमें है ना 4 तरीके के आप सीख जाने वाले हो इस चैप्टर में, 4 अलग अलग मेथड हो गए एक तरीके से। पहला तो सिंपल मेथड था, फिर सेकंड मेथड में 1 पार्टनर डिसॉल्व होता है तो मतलब इंसॉल्वेंट होता है तो कैसे ट्रांजेक्शन करना है, फिर 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो कैसा करना है, और अभी ये जो थर्ड पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे हैं तो फिर आप कैसे करोगे। तो आपको इसमें 4 तरीके के अलग अलग प्रोसीजर की प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको, और आपको इसको आराम से शांति से कूल माइंड से आपको सम सॉल्व करते जाना है। आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ ही जाने वाले हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके लॉकडाउन पीरियड में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।